हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल के लॉ क्लासेस। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ इन इंडिया का ये थर्ड पार्ट है, जिसमें हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की एंड फाइनेंस कमीशन की। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इलेक्शन कमीशन और फाइनेंस कमीशन के मेंबर का कैसे अपॉइंटमेंट होता है, कैसे ये कमीशन कॉन्स्टिट्यूट होती है, क्या क्या इनके फंक्शन होते हैं, कैसे इनके मेंबर रिमूव होते हैं और बाकी सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, क्या क्या लॉ इनके ऊपर एप्लीकेबल होता है। तो समय को ना बर्बाद करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं हमारी स्लाइड के ऊपर। बात करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसके बारे में हम पहले डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। कि इंडिया जो है हमारी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहाँ लोग अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल करके अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में और लोकसभा में। तो एक हेल्दी और फंक्शनिंग डेमोक्रेसी के लिए ये ज़रूरी है कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी हो जो इस इलेक्शन को कंडक्ट कराए और इसके प्रोसीजर को सुपरवाइज़ करे, मतलब कि देखे कि वो काम जो है सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है। इन सब चीज़ों के लिए जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बात करता है कॉन्स्टिट्यूट करने की एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन की, ठीक है, जो इन सब फंक्शन को करेगा। इसके लिए जो लॉ है हमारा वो दिया गया है आर्टिकल 324 और एक अलग एक्ट है जो कि पार्लियामेंट ने 1991 में पास किया था, जो है द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1991। ठीक है, हम बात करते हैं अब इलेक्शन कमीशन के बारे में। तो जैसा कि ये जो है 1951 में जो है इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। 1951 ये जो ईयर याद रखिएगा, इस टाइम ही जो है हमारा फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुआ था। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है क्योंकि इसका जो सारा प्रोविज़न जो दिया गया है वो एक कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। स्टैट्यूटरी बॉडी, जैसा कि हम जानते हैं पार्लियामेंट के एक्ट से कोई अगर बॉडी बनती है तो उसको स्टैट्यूटरी बॉडी कहा जाता है। ये एक ऑल इंडिया बॉडी भी है क्योंकि ये स्टेट और सेंटर दोनों का इलेक्शन कराती है, कंडक्ट कराती है। ठीक है, इसके बारे में अभी और आगे डिटेल में बात करेंगे। ये एक क्वासी जुडिशियल बॉडी भी है। क्वासी जुडिशियल बॉडी कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि अगर इसके कोई रूल्स का वॉलेशन करता है जो कि इसने बनाया हो या पार्लियामेंट ने कोई रूल बनाया हो, तो वहाँ पर जो है ये खुद ही पनिशमेंट देती है वहाँ पे जो है। ठीक है, इसके बाद अभी हम बात कर लें करंट के हिसाब से कि जो करंट में इसके जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो हैं सुनील अरोड़ा, जो कि हैं 23rd CEC। ठीक है, और जो दो कमिश्नर हैं वो हैं अशोक लवासा एंड सुशील चंद्रा। ये जो नाम है, ये तीनों नाम याद रखिएगा, ये अभी आने वाले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर ठीक है, इसके बाद एक ये मल्टी मेंबर बॉडी है, मतलब मल्टी मेंबर बॉडी कह लें या मल्टी मेंबर कमीशन कह लें, ये एक है क्योंकि जब ये बनी थी 1951 में, तब से लेकर 1989 तक एक सिंगल कमीशन मेंबर कमीशन था जिसमें CEC सिर्फ एक मेंबर थे। उसके बाद 1989 में प्रेसिडेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया और इसको जो है 3 मेंबर बॉडी बना दिया, जिसमें एक CEC थे और 2 EC थे। लेकिन इसको एक ही साल के बाद जो है 1990 में जो है उसको नोटिफिकेशन को ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, और 1990 में जो है इसको एक सिंगल मेंबर बॉडी फिर से बना दिया गया, जिसमें CEC एज ए चेयरमैन जो कह लें या उसके जो भी एक मेंबर थे। जो मेंबर थे इसके, उनमें से एक मेंबर ने, सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन डाला इस नोटिफिकेशन के विड्रॉल को लेकर, जिसमें जो केस था उसका नाम था SS धनुआ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये 1991 का केस है, इसको याद रखिएगा क्योंकि ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये जो पिटीशन इन्होंने डाली इसको सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया इस ग्राउंड पे कि ये कहा कि जो भी प्रोविज़न दिया गया है 24 में, मतलब 324 में आर्टिकल, वो जो है एक डिस्क्रिशनरी प्रोविज़न है। प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो उसको सिचुएशन के हिसाब से मेंबर जो है अपॉइंट कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। लेकिन फाइनली 1993 में जो है इसको 3 मेंबर कमीशन बना दिया, जो अब तक जो है एक 3 मेंबर कमीशन ही है, जिसमें एक जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और 2 जो है इलेक्शन कमिश्नर होंगे। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं। इसका जो कंपोजिशन है वो जो है उसकी बात करें तो उसमें जो है एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे और अभी के टाइम में 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे। ठीक है, जो बात करता है आर्टिकल 324 का सब क्लॉज 2। इसमें एक बात जो है यहाँ पे नोट करने वाली है, इसमें एक लास्ट लाइन में जब आप पढ़ेंगे तो उसमें एक लाइन लिखी गई है कि जो इनका अपॉइंटमेंट होगा वो सब्जेक्ट टू द प्रोविज़न ऑफ एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। मतलब पार्लियामेंट ने अगर इनके अपॉइंटमेंट के लिए कोई अगर लॉ बना रखा होगा ऑलरेडी,
तो वहाँ पे वो लॉ प्रिवेल करेगा, ना कि प्रेसिडेंट के जो है वो उनका जो है इलेक्शन, ठीक है, प्रेसिडेंट जो है मतलब जो अपॉइंट करेंगे। तो इसके लिए पार्लियामेंट ने जो है 1991 में एक लॉ बनाया जिसका नाम था द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट। ये जो एक्ट है इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि इस एक्ट में जो है कितने मेंबर होंगे, उनकी क्या सैलरी होगी, उनका क्या टेन्योर होगा, वो कैसे काम करेंगे, इस सब चीज़ों को लेकर डील किया गया है, ठीक है। इस एक्ट के बारे में थोड़ा सा आगे भी मैं बताऊंगा। इसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 324 सब क्लॉज 3 की, जो बात करता है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा, अगर मल्टी मेंबर बॉडी होगी, सीईसी अगर मल्टी मेंबर बॉडी होगी, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होंगे वो एज ए चेयरमैन होंगे कमीशन के, ठीक है। इसके बाद 324 जो आर्टिकल है वो कहता है कि रीजनल कमिश्नर भी अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द ईसी। इलेक्शन कमीशन के कंसल्टेशन के बाद जो है रीजनल कमिश्नर भी जो है अपॉइंट करेंगे। कब? जब उनको स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन कराना होगा या उनको पार्लियामेंट के जो लोकसभा है उसका इलेक्शन कराना होगा, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 324 कहता है कि स्टाफ जो है ऑफिस, जो उनका स्टाफ होगा, मतलब इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में जो स्टाफ काम करेंगे उनका भी अपॉइंटमेंट करेगी गवर्नर और जो है आपका क्या कहते हैं प्रेसिडेंट, दोनों करेंगे अगर इलेक्शन कमीशन रिक्वेस्ट करती है तो, ठीक है। ये सारी चीज़ें याद रखिए कि इनके जो कंपोजिशन में इतने मेंबर्स होते हैं उनका कौन अपॉइंटमेंट करता है। इसके बाद हम बात करते हैं टेन्योर की, कि इनका अपॉइंटमेंट तो हो गया, अब ये कितने टाइम के लिए जो है अपने ऑफिस को होल्ड करेंगे। तो जो इसका प्रोविज़न है वो दिया गया है आर्टिकल 324 कि सब्जेक्ट टू द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। तो ये जो सब्जेक्ट टू द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, जो बार बार ये वर्ड जो इसमें यूज़ किया गया है, उसके लिए पार्लियामेंट ने बोला भाई इतने टेंशन की क्या ज़रूरत है, हम लॉ बना ही देते हैं। तो इन्होंने बनाया चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट 1991। ये जो था ये इनके पूरे कंडीशन ऑफ सर्विस क्या होंगी, कब तक होंगी, कब तक ये रहेंगे और क्या क्या इनको रिम्यूनरेशन दिया जाएगा, क्या इनकी सैलरीज होगी, क्या इनके पावर एंड फंक्शन होंगे, वो सारी चीज़ों से ये जो है एक्ट डील करता है, ठीक है। ये एक्ट कहता है कि इनका जो टेन्योर होगा वो 6 साल के लिए होगा या टिल द एज ऑफ 65 ईयर, मतलब कि अगर 65 ईयर तक ये पहुँच गए तो इनका रिटायरमेंट हो जाएगा, या फिर 6 साल के लिए अपने रहेंगे। उसके अलावा ये जो प्रोविज़ो है 324 आर्टिकल 324 सब क्लॉज 5 का जो प्रोविज़ो है वो ये कहता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो रिमूवल होगा वो उस मैनर में होगा और उन ग्राउंड पे होगा जिस ग्राउंड पे सुप्रीम कोर्ट के जजेस का होता है। तो भैया उनका तो दिया नहीं है, तो हमको जाना पड़ेगा आर्टिकल 124 के सब क्लॉज 4 में, जो ये कहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे उनका जो रिमूवल होगा, जो उनका जो रिमूवल होगा वो इम्पीचमेंट में के थ्रू होगा, जिसमें जो है पार्लियामेंट में जो है प्रपोज किया जाएगा उनका इम्पीचमेंट और उसको 2/3 मेजोरिटी से पास करना होगा। और उसका जो ग्राउंड होगा वो होगा या तो मिसबिहेवियर या तो इनकैपेसिटी, ठीक है। अगर ये दोनों ग्राउंड प्रूफ हो जाता है और पार्लियामेंट में पास हो जाता है वो तो इम्पीचमेंट प्रोसीजर, तो वहाँ पे वो तभी रिमूव हो सकते हैं, उसके अलावा कोई और रिमूवल का प्रोसीजर नहीं है। और वो जो है इसके अलावा जो है रिज़ाइन भी दे सकते हैं प्रेसिडेंट को, ठीक है, अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को दे देंगे तो वहाँ पे भी वो अपने पोस्ट से हट सकते हैं। जो फंक्शन क्या है इलेक्शन कमीशन का, ठीक है, इलेक्शन कमीशन क्या क्या काम कर सकती है, तो जैसा कि हम आर्टिकल 324 पढ़ेंगे तो उसकी जो सबसे पहली लाइन है वो ये कहती है कि सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन टू बी वेस्टेड इन द इलेक्शन कमीशन, ठीक है। मतलब कि इनका क्या फंक्शन होगा, सुपरिटेंडेंस करना, डायरेक्ट करना एंड कंट्रोल करना, ठीक है। ये 3 फंक्शन होंगे इनके, ठीक है। किसके किसके इलेक्शन कराने के लिए, पार्लियामेंट मतलब कि लोकसभा एंड राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेचर का मतलब यहाँ पे वही आ गया कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट और यूनियन टेरिटरी, मतलब कि जैसे दिल्ली हो गया, पौंडीचेरी हो गया, अभी जो है जम्मू एंड कश्मीर भी हो गई हमारी। तो इन जो है इनकी जितनी भी मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली होंगी इनका भी जो है इलेक्शन ये कंडक्ट कराएंगी। इसके बाद फिर प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है और वाइस प्रेसिडेंट का जैसे कि हम जानते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट जो है प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, जो है इस मेथड से इनका जो है इलेक्शन होता है। तो ये सारा जो मेथड है और ये सारा जो इलेक्शन का जो प्रोसीजर है उसको सुप्रिटेंड करेंगे, उनको डायरेक्ट करेंगे, उनको कंट्रोल करने का जो फंक्शन होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। अब इन काम को अचीव करने के लिए क्या क्या फंक्शन करेंगे वो, ठीक है, उसके लिए प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल, ठीक है, वो करेंगी, ठीक है। दूसरा है कंडक्ट करेंगे इलेक्शन, ठीक है, जैसे कि 5 साल पे जो है इलेक्शन होता है हर बार,
ठीक है, स्टेट में और सेंट्रल में वो कराएंगी। काउंटिंग ऑफ वोट्स एंड डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, ठीक है, जितने वोट पड़े हैं उनको काउंट करेंगे, कितने वोट पड़े हैं किस मेंबर को, उनको डिक्लेयर करेंगे भैया हाँ ये आप जीत गए, आप हार गए। उसके बाद जो है टू एडवाइज द प्रेसिडेंट इन रिगार्ड टू द क्वेश्चन वेदर ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर हैज़ बिकम सब्जेक्ट टू एनी डिस्क्वालिफिकेशन, ठीक है, ये भी बताएगा प्रेसिडेंट को भैया कि ये डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, इनको ये जो है इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं, ठीक है, इनका जो प्रोविज़न है दिया गया है 192 और 103, ठीक है। टू एडवाइज द प्रेसिडेंट इन अपॉइंटमेंट ऑफ रीजनल कमिश्नर, ठीक है, रीजनल कमिश्नर के अपॉइंटमेंट में भी जो है एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को, ठीक है। और यहाँ पे हमने पिछले पढ़ा है कि जो रीजनल कमिश्नर का जो अपॉइंटमेंट होगा वो ऑन द एडवाइस, ठीक है, प्रेसिडेंट करेंगे लेकिन ऑन द एडवाइस ऑफ द इलेक्शन कमीशन, ठीक है। आगे बात करते हैं कि ये जो फंक्शन है, मतलब एक पूरा जो फंक्शन है तो एक तरह से हम कहें तो नहीं दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में कि क्या क्या फंक्शन है, पूरा मतलब हल्का सा वो ब्रीफ में दिया गया है। एक आउटलाइन एक तरह से कह ले हम तो दी गई है कि आउटलाइन ऑफ द लॉ ऑफ द इलेक्शन कैसे कैसे क्या क्या फंक्शन करेंगी। इसको जो डिटेल में अगर हमको जानना होगा तो इसके लिए जो कुछ एक्ट हैं वो हमें पढ़ने पड़ेंगे कि द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन एक्ट 1950, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 और द डिलिमिटेशन एक्ट 1972। ये सारे जो एक्ट हैं इसको हमें मतलब देखना पड़ेगा कि और क्या क्या जो है फंक्शन और क्या पावर है इन इलेक्शन कमीशन के पास, ठीक है। इसको अभी मैं डील करने जाऊंगा तो वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ इसको बस एक समझा दे रहा हूँ कि इसको आप याद रखिएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा हमारे पास एक और एक्ट है जिसको मैंने अभी बात की कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1991, जिसके मैं बताया आपको अभी कि इसमें जो है कितने मेंबर्स होंगे, उनका कैसे अपॉइंटमेंट हुआ, कितने टाइम के लिए होंगे, क्या पावर्स होगी और कितने क्या उनको सैलरी दी जाएगी, ठीक है, उनका क्या पोजीशन होगा, ये सारी चीज़ें जो होगी इस एक्ट में बात की गई है, ठीक है, 1991 के एक्ट में। उसके बाद हम बात करते हैं अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फाइनेंस कमीशन, इसके बारे में। तो फाइनेंस कमीशन और जो है वो क्या होती हैं और वो कैसे कॉन्स्टिट्यूट होती हैं उसके बारे में हम बात करें तो इसका जो प्रोविज़न है वो दिया गया है आर्टिकल 280 में। 280 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बात करता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फाइनेंस कमीशन की, ठीक है। इसको फॉर्म किया गया था 22 नवंबर 1951 में, ठीक है, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो है दिल्ली में, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये कभी कभी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में सवाल पूछे जाते हैं। और फाइनेंस कमीशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूट बाय द प्रेसिडेंट एवरी 5 ईयर। जब आर्टिकल आप पढ़ेंगे 280 जो है आर्टिकल हमारा जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहता है कि 2 साल के अंदर अंदर जो है मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के 2 साल के अंदर जो है प्रेसिडेंट जो है एक फाइनेंस कमीशन को है कॉन्स्टिट्यूट करेगा और एवरी 5 ईयर जो है एक फाइनेंशियल कमीशन को बनाएगा मतलब बॉडी। तो मतलब इसका मतलब ये कि ये जिसका जो टेन्योर पीरियड है वो 5 साल का है, हर 5 साल पे एक नई फाइनेंस कमीशन जो है कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी। ये भी एक तरह से एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है क्योंकि इसका जो प्रोविज़न है वो कॉन्स्टिट्यूशन में इटसेल्फ दिया गया है और सारी चीज़ें जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन से डील की गई है। और एक क्वासी जुडिशियल बॉडी भी है कि इसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन ये जो भी बनाएंगी उसका कोई वॉलेशन करता है तो वहाँ पे ये इसको पनिशमेंट दे सकती हैं। अगर हम रीसेंट फाइनेंस कमीशन की बात करें तो ये 2017 में बनाई गई थी, जिसके जो चेयरमैन हैं वो हैं NK सिंह, ठीक है। NK सिंह ये जो है नाम अभी याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी पूछ लेता है कि हम ये हमारे जो करंट जो है फाइनेंस कमिश्नर जो है वो कौन है, जो चेयरमैन है उसके, ठीक है। अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फाइनेंस कमीशन की। तो जैसा कि इसमें एक 1 चेयरमैन होता है जो कि एक्सपीरियंस हो इन पब्लिक अफेयर्स में, मतलब डीलिंग इन पब्लिक अफेयर में उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, वो जो है उसके चेयरमैन होंगे। उसके अलावा 4 अदर मेंबर होंगे। अब ये 4 अदर मेंबर जो हैं इनका कोई क्वालिफिकेशन नहीं दिया गया है, ठीक है। आर्टिकल जो है 280 का जो सब क्लाउज 2 है वो बोलता है कि जो पार्लियामेंट जो है वो लॉ बनाएगी और बताएगी भैया उनका क्या जो है क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो इसके लिए जो 4 क्वालिफिकेशन जो है पार्लियामेंट ने बताया है वो पहला है कि वो क्वालिफिकेशन रखते हो कि टू बिकम ए मेंबर ऑफ द हाई कोर्ट जज और टू बी अपॉइंटेड एज ए मेंबर ऑफ द हाई कोर्ट जज, ठीक है, या तो हाई कोर्ट के जज हो या क्वालिफिकेशन रखते हो हाई कोर्ट के जज बनने की, ठीक है। नॉलेज हो उनके पास, ठीक है, फाइनेंस का और अकाउंट को ऑडिट करने का, ठीक है, गवर्नमेंट के, ठीक है, फाइनेंस और अकाउंट में जो है उनकी नॉलेज उनके पास होनी चाहिए, ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस हो इन फाइनेंशियल मैटर एंड एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंशियल मैटर में जो है उनको वर्क एक्सपीरियंस हो, मतलब उससे रिलेटेड कोई काम करके वो ऑलरेडी कर चुके हैं, उसमें काम करके आए हों, ठीक है।
और उसके बाद जो आता है उनको स्पेशल नॉलेज हो इकोनॉमिक्स में, ठीक है, इकोनॉमिक्स में काफ़ी उनको नॉलेज होनी चाहिए। तो ये अगर 4 जो है इस तरह की अगर कोई रिक्वायरमेंट क्वालिफिकेशन सॉरी रखता है क्वालिफिकेशन, तो उनको जो है एज ए मेंबर जो है इनको अपॉइंट किया जा सकता है फाइनेंस कमीशन में, ठीक है। अब हम बात करते हैं फंक्शन की। तो फंक्शन क्या हो गया फाइनेंस कमीशन की? तो सबसे पहले हम बता दें कि इनका जो फंक्शन है वो रिकमेंड करने वाला फंक्शन है, मतलब कि रिकमेंड करती हैं कि ये चीज़ आपको करनी है। और ये जो है प्रेसिडेंट जो है वो बाउंड नहीं है, या गवर्नमेंट जो है वो बाउंड नहीं है इनके जो रिकमेंडेशन से, ठीक है। तो पहला जो रिकमेंडेशन है उनका ये है कि जो नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्स होगा, ठीक है, जो टैक्स कलेक्ट करेगी सरकार, उसका कितना जो है परसेंटेज जो है यूनियन के पास जाएगा और कितना परसेंट वो जो है स्टेट के पास जाएगा, इसके जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो परसेंटेज होगा उसके बारे में जो है ये रिकमेंडेशन देंगे कि 40-60 होना चाहिए, 50-50 होना चाहिए, 30-70 होना चाहिए, ये जो है एक रिकमेंड करेगी। दूसरा है ग्रांट इन एड, मतलब कि अगर सपोज़ किसी को स्टेट को कोई डेवलपमेंट करना है अपने स्टेट में, तो वहाँ पे जो है कितना रेवेन्यू जो है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जैसा कि हम जानते हैं वो गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल का फंड होता है, और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट जो है वो एक स्टेट का फंड होता है। तो उस फंड से कितना पैसा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्टेट को दे, मतलब अपने स्टेट में डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। दूसरा है ऑगमेंट्स द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट टू सप्लीमेंट द रिसोर्स ऑफ द पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज़। जैसा कि हम जानते हैं 73rd एंड 74th अमेंडमेंट के बाद जो है पंचायत राज और म्यूनसिपैलिटीज़ का कंसेप्ट आया है स्टेट में, तो उनको जो काम करने के लिए क्या फंड एलोकेट किया जाएगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से, उसके में भी जो है वो एक तरह से जो है अपना रिकमेंडेशन देंगी स्टेट को। इसके बाद जो है कोई भी अगर अलग मैटर है, ठीक है, जो कि प्रेसिडेंट को लगता है कि भाई वो जो है इंटरेस्ट ऑफ साउंड फाइनेंस, मतलब कि फाइनेंस से रिलेटेड है और उसमें हम कुछ हेल्प चाहिए, तो वहाँ पे भी जो है वो उससे एडवाइस मांगेगी और सलाह मांगेगी, जो है वहाँ पे जो है फाइनेंस कमीशन जो है वो उनको सलाह देंगी, ठीक है। ओके दोस्तों, तो ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया फाइनेंस कमीशन और इलेक्शन कमीशन के बारे में। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, कीप रीडिंग।